नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे, वर्ण विचार हमारा प्रकरण था। इसमें हम अध्ययन कर चुके हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। मैंने बताया आपको कि व्यंजनों को जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा किया गया है प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान वही है, आप पढ़ चुके हो, कौन से कंठ्य हैं, कौन से तालव्य हैं, कौन से ओष्ठ्य हैं, कौन से दंत्य हैं, कौन से वृत्स्य हैं, कौन से दंतोष्ठ्य हैं, कौन से कंठोष्ठ्य, सब हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो अगला विवरण पढ़ने वाले हैं आज व्यंजनों का दूसरी प्रकार का विवरण जो हम पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और बात करते हैं। अगला जो विवरण हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि प्रयत्न दो प्रकार का माना गया है। ये जो प्रयत्न है ये दो प्रकार का माना गया है। एक तो माना गया है अभ्यंतर प्रयत्न और एक माना गया है बाह्य प्रयत्न। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न बताया था मैंने आपको कि अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। एक होता है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो आज हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों से आप पहले ही परिचित हो, कौन कौन से व्यंजन हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो एक शब्द आप इस प्रारंभ में आपने पढ़ा था, स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला हम देखेंगे संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन संघर्षी हैं, संघर्षी किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे, कारण क्या है। अगला हम पढ़ेंगे स्पर्श संघर्षी कौन से हैं। स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी हैं और संघर्षी भी हैं, और इन्हें और क्या कहा जाता है वो भी हम देखेंगे आगे। अगली हम बात करेंगे स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट कौन से हैं, ईषत स्पृष्ट कौन से हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लुंठित किसे कहा जाए, लुंठित क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे, चलो यहां तक आपको दिख रहा होगा, इसके बाद हम बात करेंगे, बाद में इधर देख लेते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पार्श्विक क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है, और अगला हम देखेंगे पार्श्विक, अनुनासिक, और इसके अलावा हम देखने वाले हैं लुंठित हम पढ़ चुके हैं, क्या छोटा, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ईषत स्पष्ट, द्विस्पृष्ट हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं, उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं। इन्हें द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु मुखावयों का स्पष्ट स्पर्श करती हुई निकलती है, स्पष्ट स्पर्श होता है। जो आपने शुरू में पढ़े थे, मैं बता चुका हूं आपको, जब मैंने वर्णमाला जहां पढ़ाई थी वही मैंने ये बात आपको बता दी थी कि स्पर्शी कौन से हैं या स्पृष्ट कौन से हैं। 5 वर्ग आपने पढ़े थे, क च ट त प, कौन से वर्ग पढ़े थे। तो इसके अंतर्गत क च ट त
और प वर्ग, ये 5 वर्ग थे। इन पांचों वर्गों के क च ट त प वर्ग के जो 25 व्यंजन हैं, कितने व्यंजन हैं? 25 व्यंजन, वो इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि कुछ पुस्तकों ने यहां पर जो है अंतिम जो अनुनासिक है उसको यहां नहीं दिखाया है। अनुनासिक यहां भी आएगा, हम पढ़ेंगे आगे, और यहां भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां भी अनुनासिक आने वाला है। ध्यान रखिएगा, क च ट त प वर्ग के जो 25 व्यंजन हैं उन्हें हम यहां सम्मिलित करेंगे। फिर मैं बता रहा हूं आपको, कई पुस्तकों में जो है यहाँ पर अंतिम पंचम वर्ण जो है, जैसे क में ङ है, च में य है, ट में ण है, त में न है, प में म है, उनको यहाँ सम्मिलित नहीं करके यहाँ पे लोगों ने 20 ही बताया है। लेकिन आपको स्पर्शी जब पूछे, संख्या पूछ ले, तो कितनी लगानी है? 25 ही लगानी है। चलिए अगली बात करते हैं। वे व्यंजन जो जब मुख से बाहर निकलते हैं, तो मुख से बाहर निकलने के पहले मुखविवर के भीतर वायु के साथ मुखावयों का जब संघर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, आप जानते हो संघर्ष जब होता है तो घर्षण से वायु पैदा होती है। हम हाथ को रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएंगे। वैसे ही जब वायु मुखावयों के साथ संघर्ष करती है तो रगड़ खाकर वो बाहर निकलती है, और रगड़ खाने की वजह से जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो बाहर निकलती है। तो कुछ अपेक्षाकृत अन्य ध्वनियों के वो कुछ वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, और गर्म को हमारे उष्म कहते हैं। इसलिए इस संघर्षी में वही व्यंजन आएंगे जो हमने उष्म में पढ़े हैं, यानी कि इनको उष्म भी कहा जाता है। संघर्षी को ही क्या कहा जाएगा? उष्म कहा जाएगा। और उष्म आप पढ़ चुके हो, कौन से 4 व्यंजन आपने पढ़े हैं? कौन कौन से पढ़े हैं? श, श, स और ह, ये कहलाएंगे संघर्षी। क्या कहलाएंगे? संघर्षी। समझ गए संघर्षी क्यों है? क्योंकि मुख विवर से जब वायु इनके उच्चारण के साथ बाहर निकलती है तो मुखावयों के साथ उसका संघर्ष होता है, रगड़ खा के बाहर निकलती है, इसलिए वायु गर्म होती है, उसे उष्म कहते हैं। संघर्ष के साथ निकली इसलिए संघर्षी है, और क्योंकि गर्म होकर के निकलती है इसलिए जो है इन्हें उष्म भी कहा जाता है। हम पढ़ चुके हैं प्रारंभिक में। आवाज आपको आ रही होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई संघर्षी की। संख्या आपसे पूछे कितनी लगानी है आपको? 4 लगानी है। संख्या पूछ ले तो 4 लगानी है। आगे बात करते हैं स्पर्श संघर्षी। अब ये दोनों बातें समझना, यहाँ पे स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। इनमें तो संघर्ष स्पष्ट होता है, प्रखर संघर्ष होता है, सीधा सीधा कह दिया ये उष्म है या संघर्षी है। लेकिन वे जिनमें स्पर्श तो है वो कुछ संघर्ष भी होता है, कुछ मतलब थोड़ा, यानी ईषत। तो जो स्पर्श संघर्षी हैं उन्हें ईषत संघर्षी भी कहा जाता है। ईषत यानी थोड़ा या कम, इन्हें ईषत संघर्षी। ईषत का होता है थोड़ा या तनिक, थोड़ा या कहें तनिक, कम संघर्ष। संघर्ष तो होता है लेकिन इनकी अपेक्षा कम संघर्ष होता है। अब चूंकि वो स्पर्शी है, स्पर्शी तो है ही सही, संघर्ष भी थोड़ा बहुत होता है, तो वो कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी को ही हम ईषत संघर्षी भी कहते हैं। इसमें च वर्ग आता है, च वर्ग के च, छ, ज, झ आते हैं। तो इसमें च, छ, ज तथा झ आते हैं। अपेक्षा दिख रहा होगा आपको? यहां तक एक बार देखिए, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा बताइए मेरे को। आप दिख रहा है? चलिए अच्छी बात है। तो ध्यान से देखिएगा, बात हो रही स्पर्श संघर्षी की। संघर्षी वे हैं जिनमें वायु मुखावयों के साथ रगड़ खा करके संघर्ष करके बाहर निकलती है, वो संघर्षी हैं। इनमें पूर्ण संघर्ष होता है। संघर्ष स्पर्श संघर्षी वे हैं जो है तो स्पर्श, लेकिन उनमें कुछ हल्का सा संघर्ष होता है। ईषत यानी थोड़ा, संघर्ष के साथ वो बाहर निकलते हैं, इसलिए स्पर्श संघर्षी को ईषत संघर्षी भी कहा जाता है। और इनकी संख्या आपसे पूछे तो ये 4 ही लगाना आप इसमें, च, छ, ज, झ, च वर्ग के। अगली बात करते हैं ईषत स्पृष्ट। स्पृष्ट जिनमें मुखावयों से वायु स्पष्ट स्पर्श करके बाहर निकलती है, सीधा उनको छू के बाहर निकलती है। लेकिन ईषत स्पृष्ट में क्या होगा? वही बात, ईषत यानी थोड़ा या तनिक। स्पर्श तो करते हैं लेकिन उतना नहीं करते, इतना ही करते हैं। तो स्पर्श संघर्षी में 2 हैं, 2 ऐसे व्यंजन हैं, वो है य तथा व। कौन से हैं? य तथा व। ये ईषत स्पष्ट कहलाते हैं। य तथा व जो हैं ये ईषत स्पष्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुखावयों को उतना स्पष्ट स्पर्श नहीं करती जितना स्पर्श में करती है। तो यह और वह जो है ये ईषत स्पष्ट कहलाते हैं।
और चूंकि य और व की जो ध्वनि है वो स्वरों के अत्यधिक निकट है। जब आप संधि पढ़ोगे तो आप देखोगे यण संधि में, अयादि संधि में, स्वर संधि में स्वर के स्थान पर यदि कहीं पर कोई व्यंजन कहीं आदेश हो रहा है, चाहे वो स्वर के साथ जुड़कर ही हो रहा हो, वो य और व ही है। यण संधि में आप ई और ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व पढ़ोगे। अयादि में आप जो पढ़ोगे ओ का औ हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, औ का आव हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी स्वर के स्थान पर कोई व्यंजन मान लो आदेश हो रहा है तो वो य और व ही है। तो इनका उच्चारण स्वरों के अत्यधिक निकट है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी इन्हें कहते हैं। दूसरी बात कि ऐसा माना गया है कि ये स्पर्श के तो निकट है, स्पर्श तो होता है मुखावयवों से, लेकिन संघर्ष कतई नहीं होता। आसानी से इनको बोला जाता है, य व संघर्ष न के बराबर होता है, इसलिए इन्हें ही य और व को ही संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कौन से हैं? तो संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन दो हैं, जो हैं य तथा व। एक बार फिर देखिएगा ध्यान से। ईसत स्पष्ट की हम बात करें, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुखावयवों को थोड़ा, ईसत का मतलब क्या है? थोड़ा या तनिक, थोड़ा स्पर्श करती है, वो ईसत स्पष्ट कहलाते हैं। उसके अंतर्गत य तथा व को शामिल किया गया है। और चूंकि य और व का जो उच्चारण है वो स्वरों के अत्यधिक निकट है, ई के स्थान पर य हो रहा है मतलब कुछ निकटता है, उ के स्थान पर व हो रहा है। जब आप पढ़ोगे यण संधि ऐसा पढ़ने वाले हो आप वहां पर, तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, उ के स्थान पर वो हो जाता है। और चूंकि उच्चारण में हम संधि में क्या करते हैं, जोड़ के एक साथ बोला जाता है, तो निकटता है, ई से य की निकटता है, उ से व की निकटता है, तो स्वरों से निकटता के कारण इन्हें जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। अगली बात, चूंकि इनके उच्चारण में संघर्ष कतई नहीं होता, नगण्य संघर्ष होता है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, तो य तथा व को। आपसे पूछे संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कौन से हैं, तो भी य और व हैं। चलिए अगली बात करते हैं लुंठित की। लुंठित का मतलब, ये लुंठित नाम क्यों हुआ? लुंठित का नाम हुआ लुढ़कने से। इस वजह से हुआ लुढ़कने से। कैसे लुढ़कने से? इसके अंतर्गत आता है र। क्या आता है? लुंठित में आएगा र, रस्सी वाला जो आपने पढ़ा है। र में क्या होता है, जीवा बेलनाकार होकर के लुढ़क जाती है। जब आप र बोलिएगा देखिएगा आपकी जीवा पीछे जाएगी, ऐसे ऐसे फोल्ड होगी और उसमें वाइब्रेशन भी होगा। अब चूंकि र में जीवा बेलनाकार होकर के जब लुढ़क जाया करती है, इसलिए इसका नाम हो गया लुंठित। कुछ लोगों ने इसको प्रकंपित भी कहा है, क्योंकि र के उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। आप बोल के देख लीजिएगा, र बिल्कुल वाइब्रेशन होगा, इसलिए रस जो है उसे लुंठित के साथ साथ प्रकंपित भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकंपित। तो लुंठित या प्रकंपित कौन सा है, तो वो र है। आगे बढ़ते हैं। अगले आता है पार्श्विक। देखो एक शब्द से बना है, पार्श्विक किस शब्द से बना है? पार्श्व शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा है। पार्श्व का मतलब हम बात करें तो बगल, और अंग्रेजी में कहें तो साइड में, है ना, बगल में से, साइड में से, इसे कहा जाता है पार्श्व। पार्श्विक वे ध्वनियां कहलाती है, वे व्यंजन पार्श्विक हैं, हालांकि वो एक ही है, जिनमें जिह्वा सीधी अवरोध के रूप में सामने खड़ी हो जाती है और वायु को निकलने का स्थान नहीं मिलता, तो फिर वायु बगल में से, पार्श्व में से निकल जाया करती है। समझिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से दिखाने वाला हूं। पार्श्विक में जो सम्मिलित किया जाता है वो कहता है ल को। ल क्या है? पार्श्विक है, क्योंकि ल का जब उच्चारण होगा तो समझिए आपका मुख है। जो पहले बता चुका हूं मैं आपको कि ये भाषा जो वर्णों का विचार हम पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, इसमें सारी बातें जो है वो तार्किक है। सैद्धांतिकता के साथ साथ तार्किकता इसमें ज्यादा है, समझिएगा। जब आप ल बोलोगे तो आपकी जिह्वा ऐसे खड़ी हो जाएगी सामने, ये जिह्वा है आपकी, ठीक है। तो जिह्वा सामने अवरोध के रूप में खड़ी हो जाया करती है
और अब वायु को निकलने का स्थान नहीं मिला, तो जहां जगह मिली हवा वहीं से निकल जाएगी। तो हवा को स्थान मिलता है साइड में, बगल में, है ना। और हवा बगल से निकल जाती है, पार्श्व में से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्व कहा जाता है। ल ल जब आप बोलोगे तो जीवा सामने खड़ी हो जाएगी, इसे जगह नहीं मिलेगी हवा को निकलने की, तो हवा साइड में से निकल जाएगी, पार्श्व में से निकल जाएगी, इसलिए इन्हें कहा जाता है पार्श्विक। ध्यान रखिएगा। और अक्सर पूछा गया है पार्श्विक को, यहां इसको वर्ष में पूछा गया है ल को, और यहां पार्श्विक में पूछा गया है। अगली है अनुनासिक। मैंने बताया था जो 5 वर्ग हमने पढ़े हैं, क च ट त प, इनका 5वां जो वर्ण है, क में ङ, च में य, ट में ण, त में न, और प वर्ग में म जो है अंतिम वर्ण, वे अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक किसे कहेंगे? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु नाक तथा मुंह दोनों से बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा, अनुस्वार में केवल नाक से निकलेगी, अनुनासिक में नाक मुंह दोनों से निकलेगी। बताया था मैंने आपको, अनुस्वार की जो प्रकृति है वो पूर्णतः व्यंजन है। अनुस्वार क्या है? एक प्रकार से व्यंजन है। आपसे पूछे अनुनासिक क्या है? अनुनासिक न स्वर है न व्यंजन है, वो स्वर का नासिक के विकार है। स्वर पीछे जोड़ के बोला जाए जब भी अनुनासिक इनको बोला जाएगा पंचम को, इनमें कहीं ना कहीं पीछे की ध्वनि स्वर जो है वो नाक से और मुंह से दोनों से निकलेगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है वो कहलाएगा अनुनासिक। तो व्यंजनों में आपसे पूछ ले अनुनासिक कौन कौन से हैं, तो 5 वर्गों के अंतिम 5वां, जैसे क में तो क्या हो जाएगा ङ, च में क्या हो जाएगा य, ट में क्या हो जाएगा ण, त में हो जाएगा न, और प में हो जाएगा म। तो ये ङ, य, ण, न और म, ये सब हैं अनुनासिक। क्या कहलाएंगे ये? ङ बोलो आप, देखो देखो, ङ बोला नाक भी खुल रही है, मुंह भी खुल रहा है। य बोला नाक में से भी आएगी मुंह से भी आएगी। ण बोलो नाक मुंह दोनों में से आएगी। न बोलो, बिल्कुल बोल के, पूरा मामला वैज्ञानिक है, बोल के देख लीजिएगा आप। तो ये अनुनासिक हैं, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख वायु जो है, नासिका और मुख। अनुनासिक, इसका समझ जाना आप, अनुनासिक से तात्पर्य है मुख प्लस नासिका। यहां लिखा होगा आपको, चलिए यहां दिखा देता हूं। अनुनासिक का मतलब क्या है? मुख और नासिका दोनों, इन दोनों से वायु बाहर निकलती है, इसलिए कहलाते हैं अनुनासिक। अगला है उत्क्षिप्त। पहले बताया हल्का सा मैंने आपको, जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी वो बताया था। ये उत्क्षिप्त में क्या होता है? वे ध्वनियां जिनमें जीवा उत यानी ऊपर, क्षिप यानी फेंकना, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा को ऊपर ले जाया जाता है, झटके से फेंका जाता है, झटके से नीचे फेंक दिया जाता है, वो कहलाते हैं उत्क्षिप्त। हालांकि हमने जो स्पर्शी व्यंजन पढ़े हैं वहां पे हमने ट वर्ग पढ़ा है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण हमने पढ़े हैं। तो जो आप 2 प्रकार के ड हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ड और ये ड, ये ध्वनियां हिंदी में विशेष करके, जैसे इन पे ये बिंदी लग गई, पहले नहीं थे, अब ब्रज भाषा में नहीं थे, फिर हमारे यहाँ पे जब आई हिंदी में बदले तो ये 2 व्यंजन आ गए। जो सामान्य ड ड है उनसे इनमें केवल बोलने की तीव्रता का, झटके का अंतर है। झटके से बोला जाए तो ये बोला जाएगा, सामान्य तो बोला जाएगा तो वो स्पर्श वाला ट ड ड ड ड बोला जाएगा। तो ये ड ढ जो है ये उत्क्षिप्त हैं, कारण इनकी उच्चारण में जीवा को उत यानी ऊपर, उत यानी क्या हो जाएगा? ऊपर, और क्षिप यानी फेंकना। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण जाकर के झटके से नीचे फेंक दिया जाता है वे उत्क्षिप्त कहलाते हैं। उत्क्षिप्त जो इनके और भी नाम है, इन्हें द्विस्पष्ट भी कहा जाता है, इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है, इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। इसी के नाम में बता रहा हूं, यहां पे लिख के आपको। जो उत्क्षिप्त हैं, ये उत्क्षिप्त, इन्हीं उत्क्षिप्त को जो है कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, इन्हें कहा जाता है द्विस्पृष्ट। ध्यान रखिएगा, ये स्पृष्ट हैं, ठीक है, ये ईसत स्पृष्ट हैं, ये द्विस्पृष्ट हैं, ठीक है, ये स्पृष्ट, ये ईसत स्पृष्ट और ये द्विस्पृष्ट हैं, और इन्हें ही कहा जाता है ताड़न जात। क्या कहा जाता है? ताड़न जात। जो ड ढ हैं, फिर लिखता हूं मैं यहां पे ताकि आपको याद रहे, ये ड
और ये ढ, इन्हें कहा जाता है ताड़नजात, इन्हें ही द्विस्पृष्ट और इन्हें ही कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। तो ये हमने पढ़ा है, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा, संक्षेप में जल्दी से थोड़ा फास्टली देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ लिया था कि व्यंजनों को जो है दो प्रकार से बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम कल पढ़ चुके हैं, कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्य, नासिक्य और वर्ष्य, ये हम सब कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। और प्रयत्न माना गया है दो प्रकार का, एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। फिर याद दिलाऊंगा, अभ्यंतर नहीं होता है, आभ्यंतर भी नहीं होता है, आभ्यंतर भी नहीं होता है, अभ्यंतर सही है, अभिधन अंतर से बना हुआ शब्द, यण संधि का शब्द है। तो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, हम बात करें अभ्यंतर प्रयत्न की। आज हम पहले पढ़ने वाले हैं अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों को बांटा गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, अभ्यंतर प्रयत्न में पहले हमने पढ़ा स्पर्श या स्पृष्ट। ठीक है, इसमें 5 वर्ग हमने पढ़े, क च ट त प। ऐसे ही याद नहीं रहे वर्ग का पहला कौन सा है, तो कचोटता प्यार याद रख लेना, क च ट त और प। तो 25 व्यंजन है क से लेकर म तक। क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन है, इन्हें स्पर्श, इन्हें स्पृष्ट और इन्हें हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि इसको इनको वर्ग माना जाता है, पूरा एक 5 वर्ग माने गए हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। बताया मैंने आपको, कुछ पुस्तकें आप पढ़ोगे तो वहां पर जो है इसमें 25 को शामिल नहीं करके केवल 20 शामिल किए गए हैं, पंचम वर्ण को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आपको करना है। चलिए अगला है संघर्षी। वे ध्वनियां या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुखावयों से संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्ष होता है तो ऊष्मा रिलीज होती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म भी कहा जाता है। और ये बात मैं आपको वर्णमाला के तहत भी बता चुका हूं कि संघर्ष स्पर्शी कौन, ऊष्म कौन कौन से हैं। तो जो ऊष्म है वही क्या है, वही संघर्षी। संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगले स्पर्श संघर्षी। संघर्ष तो होता है, स्पर्श है, लेकिन वो ऐसे स्पर्श व्यंजन जिनमें कुछ संघर्ष भी होता है, कुछ होता है, कुछ का मतलब थोड़ा, तनिक, ईषत संघर्ष। जिनमें थोड़ा या कम संघर्ष होता है उन्हें ईषत संघर्षी कहा जाता है। इसमें च छ ज झ को शामिल करना है आपको। संख्या पूछ ले तो 4 लगा दीजिएगा। ईषत स्पृष्ट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पर्शी अलग है और ईषत स्पृष्ट अलग है। इन्हें आप ईषत स्पर्शी भी कह सकते हो, स्पृष्ट मैंने कहा है, आप चाहो तो इसको ईषत स्पर्शी भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ईषत स्पर्शी या ईषत स्पृष्ट कौन से हैं, जिनके उच्चारण में वायु मुखावयों से थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श करती है, वो है य और व। और य और व जो व्यंजन है स्वरों के निकट हैं अत्यधिक, इसलिए इन्हें कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी इन्हें कहा जाता है। अब चूंकि इनके उच्चारण में संघर्ष न के बराबर होता है, नगण्य रूप में होता है, लगभग नहीं होता, इनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होने की वजह से इन्हें संघर्षहीन स्वप्रभाव व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है लुंठित। लुंठित का मतलब है लुढ़कने से। और लुंठित में क्या होता है कि जिह्वा बेलनाकार, ये प्रश्न इसी हो सकता है पूछा जाए आपसे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा बेलनाकार होकर लुढ़कती है। जिह्वा कैसे बेलनाकार होकर लुढ़कती है, बेलनाकार होकर लुढ़कती है, वो कहलाते हैं। तो जिनके उच्चारण में जिह्वा बेलनाकार होकर लुढ़कती है वो कहलाते हैं लुंठित। लुंठित में र को शामिल किया गया है, चूंकि र जब उच्चारण करोगे आप र का तो आपकी जिह्वा में कंपन होता है। बोल के देख लीजिए, प्रैक्टिकल मामला है। तो र जब बोलोगे तो जिह्वा में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, इसलिए से र को क्या कहा गया है, र को प्रकंपित भी कहा जाता है। र लुंठित भी है और र ही प्रकंपित भी है। आगे चलते हैं, अगली हम बात करते हैं पार्श्विक की। पार्श्विक देखिएगा, पार्श्व का मतलब होता है बगल, साइड, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा अवरोध स्वरूप सामने खड़ी हो जाती है, इस प्रकार दिखा रखा है मैंने आपको, और वायु पार्श्व में से, बगल में से, साइड में से निकल जाती है, उन्हें कहा जाता है पार्श्विक। इसमें अकेला आता है, ध्यान रखिएगा, जहां विभाजन में अकेला व्यक्ति हो या एक या दो ही हो, जैसे यहाँ पर ये अकेला है, यहाँ पर ये 2 हैं, यहाँ पर ये अकेला है, यहाँ प्रश्न पूछने के चांसेस बढ़ जाया करते हैं, संभावनाएं बढ़ गई है यहाँ से प्रश्न उठने की।
तो ल में जीवा सामने खड़ी होती है, वायु बगल से पार्श्व में से निकल जाती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक कहा जाता है। हमने जब पढ़ा था उच्चारण स्थल, वहां इसको पढ़ा है हमको वर्ष में पढ़ा है, ल को अकेला है जिसको वर्ष में लगाना है आपको। चलिए, अनुनासिक बताई दिया मैंने कि जिनमें वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है वो कहलाते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग जो वर्गीय व्यंजन है वहां आपने पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन, ये 5 वर्ग जो हैं इनका अंतिम 5वां वर्ण जो है य, जैसे क वर्ग में ng आएगा, च में य, ट में ण, त में न और प में म आएगा, ये कहलाएंगे अनुनासिक, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जो है मुख और नासिका, अनुनासिका मतलब मुंह और नासिका दोनों से निकल जाती है। अगला है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त शब्द में हम जाए तो उत का मतलब होता है ऊपर, क्षिप एक धातु है संस्कृत भाषा की, इसका होता है फेंकना। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा को ऊपर ले जाकर के झटके से नीचे फेंक दिया जाता है वो कहलाते हैं उत्क्षिप्त। और उत्क्षिप्त में 2 शामिल किए जाते हैं, जो ड आपने वहां पढ़े हैं उनके नीचे ये बिंदी, ये हिंदी की विशेषता है अपने आप में। उत्क्षिप्त में इन ड को उनसे अलग क्यों किया जाए, अलग किस प्रकार किया जाए, अलग दिखाने के लिए ही केवल ये बिंदी नीचे लगा दी गई है, और इसकी अपने आप में मौलिक विशेषता है। एक तो ये हिंदी भाषा में ही प्रयुक्त होगी, ये विदेशी भाषा में नहीं लगेगी, उपसर्ग युक्त जो शब्द होगा उसमें नहीं लगेगी, संयुक्त होगा वहां नहीं लगेगी, द्वित्व होगा तो वहां नहीं लगेगी। कुछ विशेषताएं इसकी है, कहाँ बिंदी लगी कहाँ नहीं लगेगी। हालांकि इसको लेकर के प्रश्न कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है इस तरह से कि कहाँ बिंदी लगी कहाँ नहीं लगेगी, है ना। हाँ, ये जरूर पूछा गया उत्क्षिप्त कौन कौन से हैं। अब चूंकि उत्क्षिप्त जो है इनके और भी कुछ नाम है, इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है, इन्हें द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है, इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। इनके नाम को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हमने विभाजन पढ़ा है, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बात करें। तो ये हमने पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। कुछ तकनीकी कारणों से जो है ये कक्षा, अगली कक्षा जो है वो कल हो पाएगी। आज की कक्षा यहाँ तक ही रहेगी और आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, निरंतर अध्ययनशील बने रहिए।